हाय गाइस, दिस इज हिमांशु फ्रॉम प्रेपटैब एंड आज हम जेई मेंस 2021 में जो इनऑर्गेनिक में बहुत ही शानदार जो बच्चों को डिफिकल्ट लगे होंगे वैसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एंड आप लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन. If you want to practice a lot of good questions for your JEE preparation, डाउनलोड आवर ऐप प्रेपटैब फ्रॉम प्ले स्टोर और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट. वहां पे बहुत सारा फ्री कंटेंट जस्ट फॉर यू गाइज रखा हुआ है. यू नीड टू डाउनलोड इट एंड स्टार्ट सॉल्विंग. ओके, चलो, सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ एंड देन सी द सॉल्यूशन. ऑलराइट, ठीक है, चलो. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक असर्शन रीजन है जो कि बहुत सिंपल है लेकिन लैंग्वेज ऐसी कर दी है कि बच्चे का दिमाग घूम जाएगा. उसने क्या बोला? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक, आर द ओनली नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन. ये बात तो समझ आती है कि हाँ यार, जैसे मान लो HF है, HF में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इतना ज्यादा है कि एक डाइपोल बन जाता है और जब दूसरा HF मॉलिक्यूल के साथ हम इसका इंट्रैक्शन देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, राइट, जिसको कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है. तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, दैट इज क्लियर. बट व्हाई आर वी कॉलिंग इट नॉन कोवलेंट? याद करो, आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि कुछ होते हैं जो बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिनमें कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड, है ना. अगर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो कोवलेंट इंटरेक्शन बोलेंगे और अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो आयनिक बोलेंगे. लेकिन कुछ नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शंस होती है, नॉन बॉन्डेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है लेकिन फिर भी अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, जैसे कि आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपका वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब नॉन बॉन्डेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट बेटा इज एब्सोल्युटली करेक्ट. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो कि एक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है, उसकी वजह से ही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. वो तब बनता है, एक कंडीशन ये है कि अगर जो आपका हाइड्रोजन के साथ एटम जुड़ा है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में है, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन. ठीक, अब इसका रीजन क्या दिया उन्होंने कि भाई फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन का सिमेट्रिकल है. विल कम टू दिस लाइन लेटर. बट क्या ये रीजन सही है? इसका मैच नहीं कर रहा ना. हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है हाइड्रोजन और दूसरे एटम के बीच में. तो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड HF में सिमेट्रिकल है या नहीं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल? तो फिर अनसिमेट्रिकल भी कुछ होगा, है ना बेटा. यस, सिमेट्रिकल मतलब जब आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है HF में तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक HF बॉन्ड है. ठीक, अगर इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखें और हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखें, अगर ये दोनों बराबर होती तो हम उसे बोलते सिमेट्रिकल. अगर ये बराबर नहीं है तो वो हो जाता है अनसिमेट्रिकल. इस बेसिस पे आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं. ठीक, क्या ये बराबर होती है? नहीं होती. ये कई दफे आपको HF का जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं तो बताते हैं कि नहीं, दीज टू बॉन्ड लेंथ्स दे आर नॉट इक्वल. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ बॉन्ड, बट हाँ, ये जो डिस्टेंस है H और F के बीच में ये ज्यादा है एज कंपेयर टू X, ये वाला डिस्टेंस, है ना. ओके, सो इट इज नॉट सिमेट्रिकल, इट इज अनसिमेट्रिकल. तो भाई ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई अपनी. तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है. इसका मतलब आपका ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर. फाइन, चलो अगला शानदार सवाल देखते हैं. क्या दिया हुआ है आपको? अगेन दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. लेट्स सी स्टेटमेंट 1. कलरलेस क्यूप्रिक मेटाबोरेट. पहले तो इसी पे ही आपका ध्यान जाना चाहिए था कि यार मेटाबोरेट हमारे ग्रुप 13 की NCERT में लिखा है कि यार मेटाबोरेट्स जब ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं तो जनरली वो कलर्ड होते हैं, इसीलिए उनको बोरेक्स बीड में इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे ये क्यों बोल रहे हैं कि कलरलेस है? तो गलत हो गया, है ना. तो इसी बेसिस पे आप स्टेटमेंट 1 को गलत कर सकते दैट दिस इज फॉल्स. ठीक, इट इज एक्चुअली कलर्ड. क्यूप्रिक मतलब कॉपर +2 है
और बोरेट होता है आपका BO2। तो क्यूप्रिक है तो इट विल बी दिस। मेटाबोरेट कहां से आया? मेटा मतलब पानी रिमूव कर दिया आपने, तो आपके पास बोरिक एसिड है। ठीक है, इसमें से बेटा अगर आप पानी निकाल दो, वाटर रिमूव कर दो, व्हाट आर यू लेफ्ट विद? HbO2। तो जब पानी रिमूव कर देंगे बोरिक एसिड में से, इट विल बिकम मेटाबोरिक एसिड। बोरेट बनाने के लिए H+ रिमूव कर दो, तो इट विल बी BO2-। दिस इज योर मेटाबोरेट। ठीक है, तो दिस इज मेटाबोरिक एसिड, H+ हटाया तो वो बन गया मेटाबोरेट, BO2-। वैलेंसी या बैलेंस करके फॉर्मूला निकाल सकते हो। दिस इज क्यूप्रिक मेटाबोरेट। और आपको मैं बता दूं, दिस इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन कलर लिख लेते हैं अपन। ये तो पहला स्टेटमेंट गलत है, फिर भी अपन देख लेते हैं। क्यूप्रिक मेटाबोरेट इज रेड्यूस्ड टू क्यूप्रस मेटाबोरेट। मतलब क्यूप्रिक से ये बोल रहे हैं हमने बना दिया +1 स्टेट में आ जाए क्यूप्रस, तो इट विल बी BO2, CuBO2। दिस इज क्यूप्रस मेटाबोरेट इन अ ल्यूमिनस फ्लेम। अब यार ये क्या मतलब नई तिकड़म डाल दिया इसमें, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। आपको फ्लेम की जानकारी होनी चाहिए इसके लिए कि यार जब हमारे पास फ्लेम होती है ना, उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है अंदर का पार्ट जो कि येलो कलर का जल रहा होता है, ठीक, बहुत गर्म होता है वो हिस्सा, और एक होता है बाहर का पार्ट। मेरी फ्लेम थोड़ी अच्छी नहीं बनी, लेट इट बी। ओके, अब देखो बाहर वाला जो हिस्सा है उसके आसपास ऑक्सीजन है, तो उस हिस्से को ऑक्सीजन मिल रही है ना, तो ये फ्लेम बेटा अच्छे से जलेगी, राइट। तो ये होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। जब भी आप किसी चीज को ऑक्सीडाइज करना चाहते हो तो आप इस हिस्से में रखते हो। ओके, और जो अंदर वाला हिस्सा उसको एयर नहीं मिल रहा है, एयर नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे रेड्यूसिंग फ्लेम रहती है। मतलब अगर आप किसी चीज को रेड्यूस करना चाहते हो तो रेड्यूसिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हो। ओके, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होती है वो क्योंकि एयर की प्रेजेंस में जल रही है तो इट इज ब्लू इन कलर, एंड रेड्यूसिंग फ्लेम जो होते हैं आप देखोगे अंदर येलो पार्ट होता है फ्लेम में, है ना, तो दैट इज येलो इन कलर। ओके, अब ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या है भाई? इसको बोलते हैं आपका नॉन ल्यूमिनस, और ये ग्लो करता है तो ये है ल्यूमिनस। ठीक है, इस तरह से आप अपने दिमाग में बिठा लो। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं ल्यूमिनस फ्लेम में डालूं, ल्यूमिनस फ्लेम कौन सी है? रेड्यूसिंग फ्लेम। इसमें अगर रखेंगे तो रेड्यूस हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। तो वो क्या क्यूप्रिक से क्यूप्रस बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, यस। अगर आप ल्यूमिनस फ्लेम में डालोगे तो बिल्कुल आपका वो रेड्यूस हो जाएगा। इनफैक्ट क्यूप्रस भी बन सकता है, कॉपर भी बन सकता है। स्टेटमेंट 2, तो ये तो गलत हो गया, फॉल्स, क्योंकि वो कलरलेस नहीं है। दूसरा आता है क्यूप्रस मेटाबोरेट है, क्यूप्रस ये बनाना है, is obtained by heating boric acid। boric acid क्या होता है? B2O3 with copper sulfate in non-luminous flame। non-luminous कौन सी है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। मतलब इसमें मैं कुछ भी रखूं तो वो ऑक्सीडाइज होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। क्या इससे ऊपर जा सकता है? नहीं। तो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में वो +2 में ही रहेगा, नीचे तो नहीं जाएगा क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। तो यार इससे तो मुझे क्यूप्रिक मेटाबोरेट मिलेगा, नॉट क्यूप्रस। तो ये क्या बोल रहे हैं? तो क्यूप्रस मेटाबोरेट को ऑब्टेन करने की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ये भी गलत है, वो नॉन ल्यूमिनस में नहीं मिलेगा, वो ल्यूमिनस में मिलता। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज द राइट वन। ठीक, ये थोड़ा सा तिक्रम वाला क्वेश्चन था, बट अगर आप फ्लेम का कॉन्सेप्ट और बोरेक्स बीड का कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखते हैं तो ये सारी कहानी याद रखने की जरूरत नहीं कि B2O3 को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करने पे क्या बनता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ क्यों डाला, क्योंकि अब जेई का जो कॉन्सेप्ट फोकस है दैट इज ऑन डी एंड एफ ब्लॉक, और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे 2 क्वेश्चन पूरे फरवरी की शिफ्ट में पूछे गए और सिमिलर कॉन्सेप्ट पे। दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ कीपिंग इट फॉर यू। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइट डज नॉट फॉर्म MO2? सो आई विल बी शेयरिंग अ वेरी वेरी स्मॉल ट्रिक जो आपको बहुत ईजी रहेगा याद करने की। आपको याद होगा मैंने फनी ट्रिक्स डी एंड एफ ब्लॉक को याद करने की शेयर की हुई है, तो इफ यू वांट यू कैन वॉच दैट, आई विल बी राइटिंग दैट। सेलिना और प्रीति ने
पम्मी को डंडे से मारा, यूरोप गए तब डायरिया हो गया। ओके, अरे तुम ये भी लूटोगे। एंड इफ यू वांट यू कैन लर्न द names, exact names of these elements that I have written. It is cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium. After that, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium. तो you have to learn it both ways. ठीक है, अब मैंने ऐसे करके क्यों लिखा, क्योंकि टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, 7 करके आप लिखो। Why? Because इस पे आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी 4f7 5d1 6s2, इसलिए मैंने 7 करके लिख दिया। और यहाँ पे आती 4f14 5d1 6s2। ठीक, चलो अब इसको क्यों याद करना है भाई, क्योंकि बेटा इससे आप ये या इससे जुड़े हुए सारे सवाल आंसर कर सकते हो। देखो, यूरोपियम और यटरबियम, यूरोपियम एंड यटरबियम, इनमें क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे 4f7 5d नहीं होता 6s2, और इसमें 4f14 6s2। ठीक, अगर ये 6s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये हाफ फिल्ड हो जाते हैं, 4f7 या फुली फिल्ड 4f14। तो इसीलिए यूरोपियम और यटरबियम आपकी +2 कॉन्फ़िगरेशन भी शो करते हैं, ये याद रखना। जनरली आपके जो लेंथेनाइड्स हैं बेटा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसमें वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। बट देर आर सम एलिमेंट्स विच शो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 एज वेल एज +2, उन्हीं को मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो +2 कौन शो करता है, यूरोपियम एंड यटरबियम। +4 कौन शो करता है, ये शुरू के ये वाले एलिमेंट्स। और ये बहुत साफ साफ अक्षरों में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये 5 एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, स्पेशली सीरियम। I'll come to that later। और कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, एज एन ऑक्साइड MO2। ये 5 क्यों, क्योंकि जैसे सीरियम में से अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सीधा कॉन्फ़िगरेशन इट विल कम टू F0, तो खाली हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। ओके, बट स्टिल द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लेंथेनाइड्स इज +3। तो MO2 की फॉर्म में कौन नहीं एग्जिस्ट करता, लेट्स सी। क्या नियोडीमियम है, यस है। यटरबियम नहीं, ये नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में ये है चार्ट, आपको दिक्कत ही नहीं होगी इसको आंसर करने में। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अगेन सी सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट है। स्टेटमेंट 1 क्या है, CeO2 सीरियम डाइऑक्साइड कैन बी यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बेटा सीरियम डाइऑक्साइड में सीरियम इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, it exists in that, but still the stable configuration for cerium is +3। तो वो उसमें आने की कोशिश करता है, तो वो क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है, यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनफैक्ट आप एल्डिहाइड कीटोन्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो, पानी को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हो गया उसी से आंसर ऑक्सीडेशन स्टेट से। आगे चलते हैं। एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरोपियम सल्फेट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। भाई यूरोपियम सल्फेट में क्या है, यूरोपियम की स्टेट में +2 में, किस में जाना है, +3 में जाएगा, क्योंकि वहां पे स्टेबल है, यानी कि ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इट एक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ आ गई, तो ये भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। तो दोनों क्वेश्चन देखो सिमिलर उसके पैटर्न पे है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ जे, इससे काफी क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, सो आई कीप शेयरिंग सम मोर यूजफुल questions or topics for you guys, so keep watching. All the best, good luck.